हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फॉर्म वगैरह भाई आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा उनसे मैं कहूँगा कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं आर वी एन एल। खास करके जो फिटर वाले बच्चे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, और साथ ही साथ वेल्डर वाले। फिटर वालों के लिए तो बेस्ट बेस्ट है, वेल्डर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको पढ़ना है ना। राजस्थान में विद्युत विभाग में इस एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है। तो वेल्डर वाले लोग भी, जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी कमर कस लें, आपको पढ़नी है। वो सिलेबस का वीडियो हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ग्रुप 4 की बात करेंगे। इसके अलावा जो साथी इलेक्ट्रीशियन के होंगे या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के होंगे, वो भी एप्लीकेशन में विजिट करके या हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे 7800366601 पर कांटेक्ट कर लें। किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आज की क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट। आज हमारी पहली थ्योरी क्लास है ना। तो इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं, इसका प्रैक्टिस सेशन में भी करा दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग आर-वी-एन-एल टेक्नीशियन फिटर वेल्डर से अप्लाई किए हैं तो इसके लिए कंप्लीट बैच 100 मार्क्स का जो प्री है, और वही प्री आपने पढ़ लिया तो वही आपको मेंस में भी काम देगा। तो फिर से कोई नए कोर्स में एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कोचिंग के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्री है वही आपका मेंस है, बस थोड़ा सी स्क्रीनिंग के लिए प्री और मेंस कराया जा रहा है। सब्जेक्ट्स वही हैं, बस नंबर के वेटेज घट और बढ़ रहे हैं। आप इस कोर्स में चाहें तो एनरोल हो सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लासेस कैसी भाई, थ्योरी, इसके अलावा क्लास की नोट्स हैंड रिटन, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फुल कोर्स में नहीं जा रहे हैं तो वो नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन से जा करके उसको प्रिंट आउट करवा लें। इसके अलावा लगभग 10 मॉक टेस्ट का मैंने वादा किया था, लेकिन अभी हम 20+ मॉक टेस्ट इसमें ऐड करने वाले हैं। इसकी ऑफर प्राइस है 699 फिटर और वेल्डर वाले साथियों के लिए, ठीक है। सिलेबस क्या था वो हमने चर्चा कर ली थी। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, वो हमारा होता है सुरक्षा एवं सावधानी, जो सभी के लिए कॉमन होता है। हमने बात की थी कि सर जो आपका वेल्डर है और साथ ही साथ जो फिटर है उसमें कुछ पार्ट तो कॉमन होता है, कुछ वेल्डर वालों को एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, इस प्रकार के कुछ चैप्टर हो गया, लिमिट फिट टॉलरेंस हो गया, जो कि वेल्डर वाले नहीं पढ़ते हैं। उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये चैप्टर सबने बढ़िया से पढ़ा होगा, है ना। आईटीआई भी की होगी जिन्होंने, उन्होंने पढ़ा होगा, सीटीआई की होगी, कुछ भी इसके पहले कोई एग्ज़ाम दिया होगा उसके लिए पढ़ा ही पढ़ा होगा। लेकिन कंप्लीट करना है तो कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। सबसे पहला चैप्टर आता है सेफ्टी। यहाँ से एक प्रश्न इस आज की पूरी एक क्लास से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। दोस्तों, सेफ्टी की अगर हम लोग बात करें, सुरक्षा, तो आप सभी को पता है कि सुरक्षा क्यों ज़रूरी होती है, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाएगा कि दुर्घटना से बचने का क्या उपाय है, तो सबसे बड़ा उपाय है सुरक्षा। जैसे आप बाइक भी चलाते हैं, रोड पे चलते भी हैं, तो आप एक्सीडेंट से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं। तो अगर वर्कशॉप में कहीं पर काम हो रहा है, कोई फिटर वेल्डर काम कर रहा है, जैसे आप आर-वी-एन-एल प्लांट में ही हो जाते हैं, तो आपको सेफ्टी के बारे में जानना होगा। तो सेफ्टी के कुछ प्रकार हैं, सेफ्टी के 3 प्रकार होते हैं। तो एक सवाल किसी प्रीवियस ईयर में यही पूछा गया था कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है वर्कशॉप में, तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली सुरक्षा, सबसे प्रायोरिटी में सुरक्षा होती है स्वयं की सुरक्षा। दूसरी सुरक्षा यानी दूसरी सेफ्टी होती है मशीन, टूल एवं इक्विपमेंट की सेफ्टी, यानी मशीन, टूल, मशीन, औजार और उपकरण की सुरक्षा, और साथ ही साथ आपकी वर्कपीस की सुरक्षा यानी कार्यखंड की सुरक्षा। ये 3 प्रकार की सेफ्टी आपको अपनानी पड़ती है किसी भी वर्कशॉप में। अब देखिए, स्वयं की सुरक्षा का क्या मतलब है कि आप सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे कि आपके आसपास की सारे एनवायरनमेंट, आपके आसपास की मशीनें भी सुरक्षित रहेंगी। तो स्वयं की सुरक्षा के लिए क्या चीज़ें करनी है आपको? अगर आप स्वयं की सुरक्षा में जाएंगे तो इसको हम लोग पर्सनल सेफ्टी बोलते हैं। और स्वयं की सुरक्षा में जैसे कि यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, यहाँ पर एक साइड में क्रॉस है जिसमें लिखा है राइट एंड सेफ, है ना। ये क्या है? ये वाला पार्ट सुरक्षित है और ये वाला पार्ट क्या है? असुरक्षित है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप लोग हल कर ही लेंगे। जैसे पूछेगा कि अगर आपके बाल बड़े हैं, है ना, आप बहुत लंबे हेयर करके फैक्ट्री में जा रहे हैं, वर्कशॉप में जा रहे हैं, तो वो सुरक्षित है या असुरक्षित है? तो जाहिर सी बात है, अगर बाल आपके बड़े हैं, लॉन्ग हेयर है, तो वो असुरक्षित है। इसके अलावा आपकी जेब में शार्प एज के टूल रखे हुए हैं, वो भी क्या हैं? असुरक्षित हैं। आप झुके वो गिर सकता है। इसके अलावा आपके जो शर्ट हैं उनकी बटन्स जो हैं, अगर आप ओपन करके जा रहे हैं, गुंडा बन के जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, ये भी क्या है? अनसेफ है।
इसके अलावा जो आपकी आस्तीन होती है ना, हाथ होता है कपड़े का, वो बाँह अगर आपने फोल्ड नहीं किया है और उसको ढीला ढाला छोड़ दिया है तो वो भी क्या है, अनसेफ है। इसके अलावा जो जूते आप पहन के जाते हैं, अगर आप लाइट वेट जूते स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाते हैं, ये भी सवाल पूछा गया था कि सेफ्टी पर्पस के लिए किस प्रकार के जूते सेफ होते हैं, तो आप कहेंगे कि मोटे शोल वाले और जिनके ऊपर है ना, ऊपर साइड अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर गिरे तो आपके पैरों में चोट भी ना आए, तो ये आप स्वयं की सुरक्षा के लिए करते हैं। इतनी सारी चीज़ें। अब इसी स्वयं की सुरक्षा में एक इक्विपमेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि कोविड काल में खूब वायरल हुआ। क्या बोलते हैं इसको, पीपीई किट, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए इस पीपीई किट को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। अब जैसे सवाल यहाँ से कैसे बनेगा, पूछ लेगा कि पीपीई नंबर 8 क्या होता है, तो आपको ये पीपीई किट का नंबर याद करना पड़ेगा। इसके अलावा पीपीई किट नंबर 1 सबसे पहला, इसको याद कैसे करना है, जब आप बाइक से भी चलते हैं तो सबसे पहली सेफ्टी आपके पास क्या होनी चाहिए कि आप हेलमेट लगा करके जाएं। तो इसे सबसे प्रायोरिटी में क्या होता है, आपका सर होता है ना, आपका हेड होता है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्ट कर लिए तो 100% में से लगभग 50 से 60% आपके एक्सीडेंट होने की जो परिणाम होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो पीपीई किट नंबर 1 को हम लोग क्या कहेंगे, हेलमेट कहेंगे। अब ये हेलमेट किसी भी फैक्ट्री में, किसी वर्कशॉप में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एम्प्लॉय के लिए, अलग अलग कर्मचारी के लिए। जैसे यहाँ से भी सवाल बनता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट लगा के रखा है येलो कलर का, इसका मतलब ये है कि वो लेबर है। लेबर है मतलब कोई हैवी ड्यूटी का काम कर रहा है ना, कोई भारी काम कर रहा है, वो येलो कैप लगा कर चलेगा। उसी के साथ में अगर ग्रे यानी भूरी कलर की कोई अगर टोपी पहना है तो इसका मतलब वो साइट विजिटर है, किसी साइट पर कोई काम हो रहा है तो बीच बीच में साइट पर वो विजिट करने आ रहा है। ठीक है। रेड है मतलब लाल है, इसका मतलब अग्निशामक यंत्रों को चलाने वाला या आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं किसी भी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, या कभी सिटी से बाहर भी आग लगती है तो एक वाहन जाता है जिसे अग्निशामक वाहन कहते हैं, उसको, उसमें जो लोग कर्मचारी बैठे रहते हैं वो रेड कैप लगा के रखते हैं। इससे होता यह है कि दूर से ही व्यक्ति पहचान जाता है कि वो कौन सा ऑफिसर, किस कैटेगरी का, किस श्रेणी का ऑफिसर हमारे सामने से गुजर रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसका ये भी फ़ायदा हो सकता है, अगर कोई रेड कैप लगा के खड़ा है और आपको लग रहा है कि आग की कहीं आशंका है, तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि कौन है यहाँ आग वाला, कौन है। कैप से आपको पहचान में आ जाएगा, आप डायरेक्ट उसको बोलेंगे कि वहाँ पर आग लगने की आशंका है, संभावना है। ये सारे जो है इससे उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्राउन कलर का हेलमेट है, इसका मतलब वो वेल्डर्स हैं। वेल्डर के अलावा कहीं हाई हीट में, जैसे कि कहीं पर कुपोला फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस है, भट्ठी है, कहीं पर हाई हीट, हाई टेम्परेचर पर कोई काम किया जा रहा है, तो ऐसे लोग, चाहे कि वेल्डर ही हो, ऐसे लोग ब्राउन कलर की कैप लगाते हैं। ब्लू कलर की कैप लगाने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रीशियन है। ब्लू कलर की अगर कैप लगाया हुआ कोई व्यक्ति आपको फैक्ट्री में दिख जाए साथी, तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रीशियन है। इसी के साथ में अगर आपके पास कोई ग्रीन कलर की कैप लगा करके जाता है तो उसको सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। अब सेफ्टी ऑफिसर हर एक फैक्ट्री में, हर एक कंपनी में होना ज़रूरी है। बीच बीच में बाहर से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी किसी भी फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर्स भेजे जाते हैं, जिनको देख करके आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा पिंक कलर का है तो ये आपको आइडिया हो ही गया होगा, पिंक है मतलब ये लड़कियों का कलर हो गया। तो अगर कहीं पर किसी फैक्ट्री में फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं तो आप पिंक कैप से देख करके जान जाएंगे कि यहाँ पर फीमेल वर्कर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर वाइट है, वाइट हेलमेट आपने कई बार देखा होगा, जो डिप्लोमा करके, पॉलिटेक्निक करके या बीटेक करके नए नए ज्वाइन होते हैं वो, या फिर मैनेजर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं या सुपरवाइज़र बनते हैं, वो वाइट कलर की कैप लगा करके जाया करते हैं। तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए पीपीई किट नंबर 1 हेलमेट हो गया, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दी। पीपीई किट नंबर 2 जिसको हम लोग सेफ्टी फुटवियर, सबसे ऊपर पहला नंबर हेड, दूसरा नंबर पैर। ये पीपीई किट 1 और 2 आपको याद होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है भाई, इसके बाद आपका रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी सांस लेने वाला, कहीं पर बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, कहीं पर कोई जहरीली गैस का काम हो रहा है, कोई केमिकल प्लांट है, रासायनिक प्लांट है, तो वहाँ पर आप रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, जिससे आपको सांस लेने में आसानी हो। इसके अलावा पीपीई किट नंबर 4 क्या होता है, आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन, यानी हाथ की प्रोटेक्शन, ग्लव्स वगैरह आप लगाते हैं तो पीपीई किट नंबर 4 में होता है। पीपीई किट नंबर 5 यानी आई एंड फेस प्रोटेक्शन, आप आंखों पर चश्मा लगा कर जाते हैं, वेल्डिंग हो रही तो ब्लैक चश्मा, ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वाइट चश्मे, है ना, तो वो किस नंबर पे आ जाएगा, आपका पीपीई किट नंबर 5 पे आ जाएगा। 6 में क्या आ जाएगा, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड ओवरऑल। देखिए इसका मतलब होता है एप्रन। क्या होता है,
एप्रन, एप्रन क्या होता है, जैसे खाना बनाने वाले शेप आपने देखा होगा वीडियोस में, आगे एक कपड़ा लगा करके रखते हैं, तो उसी प्रकार से जो एप्रन होता है, जो वेल्डर्स होते हैं या जो और हॉट वर्कर होते हैं, कहीं गर्म जगह पर काम कर रहे हैं या हैमर का यूज़ कर रहे हैं, बार बार फोर्जिंग का काम कर रहे हैं, तो वो लोग एप्रन लगाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं वो कॉटन का एप्रन पहनते हैं, है ना, और जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो लेदर यानी चमड़े का। ये मटेरियल पूछा गया है कि एप्रन किस धातु का बना होता है साथी, तो वो चमड़े का बना होता है। ठीक है, इसके अलावा पीपीई किट नंबर 7, कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आप ईयर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और पीपीई किट नंबर 8 यानी सेफ्टी बेल्ट, ये पीपीई किट नंबर 8 हो गया। तो टोटल पीपीई किट से आपके सवाल बन सकते हैं, हेलमेट से भी आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप RVUNL में जा रहे हो ना, तो उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन्हीं सुरक्षात्मक नियमों का, जैसे हमने क्या देखा कि सेफ्टी हमको अपनाना है ना, तो सबसे पहली बात हो गई पर्सनल सेफ्टी, फिर दूसरा हो गया मशीन एवं औजार एवं उपकरणों की सेफ्टी। इसका मतलब क्या है कि आप जिस भी मशीन पर काम कर रहे हैं उसको नियमित तरीके से साफ सफाई करते रहें, उसका नट बोल्ट चेक करते रहें, किसी प्रकार की अगर कोई समस्या समझ में आ रही तो इंजीनियर बुला करके उसको ठीक कराएं, उसका मरम्मत कराएं। कार्य की सुरक्षा मतलब कि जैसे कोई हमारे पास लोहे की छोटी छोटी प्लेट पड़ी हुई हैं, उनकी हमको कटिंग करनी है, तो जिसका भी आज काम है उसको तो आपने सेव कर लिया, जिसको 2 महीने बाद काम रखना है, पता चला वो वर्कशॉप के बाहर कहीं सड़ रहा है ना, उस पर पानी पड़ रहा है, उस पर धूप पड़ रहा है, तो आप कार्यखंडों की सुरक्षा पर भी आपको विशेष बल देना होगा। तो ये 3 प्रकार की सेफ्टी, तीनों सेफ्टी करेंगे तो पूरे के पूरे वर्कशॉप को आप मेंटेन कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा कर लिया, जो मशीन काम कर रही है उसकी सुरक्षा कर लिया, जो वर्क पीस है जिस पर आपको किसी प्रकार का काम करना है, किसी प्रकार की वेल्डिंग करनी है, उसको भी आपने सेफ बचा लिया, तो पूरी की पूरी सेफ्टी आपकी इसी में कवर हो जाएगी। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ें साथी, तो जो सेफ्टी है ना, जो सुरक्षा है, इसी सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताया कैसे जाए, इसके लिए हमने कुछ सिंबल्स बनाए। जैसे सिंबल्स का क्या प्रयोजन हुआ, क्या सर सिंबल्स के बिना काम नहीं हो सकता था क्या? बिल्कुल हो सकता था। जैसे आप अपने घर में एंटर करते हैं, है ना, और आपके घर में शूज़ पहन के आना मना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या आप घर के सामने क्या करते हैं, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है, तो आप नो पार्किंग का एक बोर्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बोर्ड? उसमें नो पार्किंग ऐसे पी करके क्रॉस रहता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है, या नो पार्किंग डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इस सिंबल का मतलब सिर्फ ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसको बताना ना पड़े, कहना ना पड़े, वो सिंबल देख करके ये समझ जाए कि यहाँ पर क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। ठीक है ना। तो सिंबल्स रिलेटेड टू सेफ्टी, कुछ सिंबल, कुछ जो है चिन्ह बनाए गए, उन चिन्हों को 4 कैटेगरी में बांटा गया। देखते हैं। सबसे पहला सिंबल है आपका निषेधात्मक चिन्ह। इसका मतलब यह है कि अगर ये चिन्ह कहीं पर लगा दिया गया तो उस काम को करना मना हो जाता है, आप उस काम को नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल टैंक पर धूम्रपान करना मना होता है ना, और फ़ोन चलाना भी मना होता है। हालांकि फ़ोन से तो अब ऑनलाइन पेमेंट वहीं पर पेट्रोल टैंक पर होता है और सिंबल बना होता है कि फ़ोन चलाना मना है, तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक मिसमैच होते हैं उन लोगों के। लेकिन निषेधात्मक चिन्ह का मतलब यही हो गया, क्या हो गया कि अगर इस प्रकार के चिन्ह, अब इन चिन्हों को पहचानना होगा आपको, यहाँ से सवाल बनेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है कि किसी भी कार्य को लेकर के मनाही यानी रोकना। दूसरा नंबर का क्या होता है, मैंडेटरी सिंबल यानी अनिवार्य चिन्ह। इसका मतलब क्या है कि अगर इस प्रकार का कोई सिंबल कहीं पर लगा हुआ है तो आपको वो काम करके ही जाना है। जैसे अगर आप किसी फैक्ट्री में विजिट कर रहे हैं, अंदर एंटर कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ऊपर का काम हो रहा है, अब वहाँ पर एक सिंबल बन गया जिसमें हेलमेट का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है कि अब आप हेलमेट पहन करके ही जाएंगे। अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो आपका फाइन होगा, या आप बिना हेलमेट पहने अंदर जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ, क्यों? क्योंकि अनिवार्य चिन्ह है ना, तो इस चिन्ह में जो जो चीज़ें लिखी होंगी वो आपको करनी ही करनी है ना। और निषेधात्मक चिन्ह में क्या है, वो चीज़ें करनी नहीं है किसी भी हाल में। 2 चीज़ें हो गई। तो सर तीसरा चिन्ह क्या बताता है? तीसरा बताता है वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स गड़े होते हैं, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहाँ पर उस खंभे में, उस पोल में 440 वोल्ट ऐसे ना खतरा, और एक ट्रायंगल आकार का एक शेप बना होता है। वो क्या है? वो बताता है, वो चेतावनी दे रहा है आपको कि इसके पास जाओगे तो आपको खतरा हो सकता है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर कोई काम करने को मना किया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई काम करना ही है। इन दोनों से अलग है ना, ये सिर्फ चेतावनी दे दी गई। जैसे किसी को भी आप चेतावनी देते हो ना कि आप इधर दिखना नहीं दोबारा, तो ऐसा कोई बाध्य नहीं है, अगर उसके पास हिम्मत है तो दिखेगा वो,
तो इस प्रकार से चीज़ें आपको समझनी है ना, कि वार्निंग सिंबल यानी चेतावनी देना किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे कि खतरे की चेतावनी देना, है ना, जहर खुराने की, कि भाई यहाँ पे जहर हो सकता है, यहाँ पे विषैली गैस बन सकती है किसी भी फैक्ट्री में, इस प्रकार की चीज़ें। और चौथा चिन्ह क्या होता है, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सिंबल। अब इन्फॉर्मेशन सिंबल का मतलब क्या है कि चुपचाप सिंबल दे दिया, अगर आपको आवश्यकता है तो आप यूज़ कर लो, नहीं आवश्यकता है तो मत यूज़ करो। जैसे किसी भी सड़क के पास से आप गुजर रहे होंगे तो एक ग्रीन कलर के छोटे से प्लेट में प्लस का सिंबल बना रहता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ आसपास चिकित्सालय है कहीं पर। अब आप बताइए कि क्या उस चिकित्सालय में जाना ज़रूरी है क्या उस चिकित्सालय से जाने से आपको रोका जा रहा है क्या? तो वो दोनों चिन्ह इसीलिए अलग हो गए। क्या आपको चेतावनी दी जा रही है क्या ऐसी कोई चेतावनी होती है क्या कि यहाँ पर हॉस्पिटल है? वो तो आपको सूचना दे रहा है बस। आपको ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी तो आप जा करके अपना इलाज करा लेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के चिन्हों को हम लोग सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन साइन कहते हैं। उम्मीद है कि ये चिन्ह क्यों बनाए गए और चिन्हों का क्या मतलब है आपको समझ में आया होगा। अब आइए इन चिन्हों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले निषेधात्मक चिन्ह जो होता है वो रेड कलर से गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। इसका रंग कैसा होता है भाई? लाल होता है, यानी रेड होता है। और एक क्रॉस होता है। क्या होता है? किसी भी चीज़ को काट दिया जाता है। जैसे मोबाइल बनाया रेड कलर से, उसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब मोबाइल चलाना मना है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, किसी भी प्रकार को लेकर के, है ना, यहाँ पर देखिए धूम्रपान करना मना है, यहाँ पर देखिए पानी, है ना, चलाना मना है, यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, यहाँ पर कुत्तों को आना जाना मना है। तो इस प्रकार से आपको मनाही वाली चीज़ें दिखेंगी। ये आकार याद रखना है, पूछेगा आपसे, ये रंग याद रखना है और ये क्रॉस याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंडेटरी सिंबल, अनिवार्य चिन्ह का रंग कैसा होता है साथी? नीला होता है। अनिवार्य चिन्ह का रंग नीला होता है, ठीक है सर। इसका आकार कैसा होता है? तो ये भी होता है गोलाकार। पहचान लोगे ना आप। अगर रेड हुआ तो इसका मतलब निषेधात्मक हो गया, रेड है सीधा सीधा मना कर दिया, लाल बत्ती, है ना, करे इशारा, ठीक है। तो ये नीला और गोलाकार होता है, इसका मतलब ये है कि अनिवार्य। अब इसके अंदर जो भी बन गया, जैसे यहाँ पे देखिए चश्मा बनाए हुए एक आदमी खड़ा हुआ है नीले कलर के गोलाकार में, इसका मतलब चश्मा पहनना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे हेलमेट लगा दिया, मतलब हेलमेट लगाना आपका ज़रूरी है। यहाँ पर फेस शील्ड लगा दिया, यानी फेस शील्ड, यानी जो भी चित्रों में दिया रहेगा, जो भी सिंबल्स में दिया रहेगा, वो आपको करना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखें हम लोग तो चेतावनी चिन्ह है, यानी वार्निंग सिंबल है। वार्निंग सिंबल का जो रंग होगा ना, वो क्या होगा साथी? पीला होगा, यानी येलो होगा। और आकार कैसा होगा? त्रिभुज होगा। खूब पूछा जाता है, आकार कैसा होगा? त्रिभुज होगा। किसी भी चीज़ को, रेडिएशन को खतरा है ना, आग का खतरा, किसी भी प्रकार का खतरा, इलेक्ट्रिक का खतरा, जहर का खतरा, आप किसी भी प्रकार का खतरा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? बाकी ऑब्जेक्टिव जब सवाल हम लोग हल करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो आपको यहाँ से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थ्योरी से काम नहीं बनने वाला है। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी नहीं कवर करेंगे तो फिर आपके अंदर वो थीम नहीं, वो कहानी नहीं बन पाएगी कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। सूचनात्मक चिन्ह का देखिए आकार कैसा होगा भाई? तो आकार होगा इसका आयताकार या वर्गाकार, यानी चौकोर। और रंग कैसा होगा? देखो रंग कैसा होगा, देखो हरा होगा। रंग कैसा है? हरा है। सूचना दिया जा रहा है, जिस कलर में जो है उस कलर से मैंने उसको लिख भी दिया है और उसका चित्र भी आपके सामने है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट क्यों पढ़ना पड़ रहा है? पीछे अभी जो हमने पढ़ा, अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ आप मिस करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप दुर्घटना कर दोगे, है ना। इसका मतलब आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना का क्या मतलब है? बुरी घटना, ऐसी घटना जो दुखद परिणाम दे, ऐसी घटना जो अनजाने में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। देख लेते हैं क्या है। असावधानी ही क्या होती है? दुर्घटना का कारण बनती है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तभी आपसे दुर्घटना होती है ना। अतः सावधानी को ध्यान में रखकर दुर्घटना को क्या किया जा सकता है? टाला जा सकता है। कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कुछ कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे असावधानी हो गया, किसी भी काम को लेकर के आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपको लेथ मशीन चलाने को दिया और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक्सीडेंट कर दोगे। जल्दबाजी है, अज्ञानता है, उत्सुकता है, काम करने का गलत तरीका है, स्वच्छता की, साफ सफाई की कमी है, अनुशासन की कमी है, प्रकाश नहीं है, अंधेरा हो गया, वहाँ आप काम कर रहे हैं तो भी आप दुर्घटना करेंगे। असुरक्षित ड्रेस आपके ढीले ढाले हैं, आप थक गए हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं तो भी आप दुर्घटना करेंगे। और आपको नशे की आदत है ना, तो भी आप दुर्घटना करेंगे, है ना। पता चला सुबह आप नशा करके निकले, शाम को लौटे ही नहीं। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? कॉज ऑफ एक्सीडेंट हैं, ये दुर्घटना के कारण हो सकते हैं।
बहुत बेसिक बेसिक चैप्टर है, यहाँ से इस प्रकार के सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन है तो पढ़ना है। अब यहाँ से सवाल आपका बनेगा, देखिए कुछ वेल्डिंग संबंधित दुर्घटनाएं आपको पढ़नी है। वेल्डिंग संबंधित दुर्घटनाएं जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, यानी इलेक्ट्रिक करंट लग जाना। अब अगर देखें हम लोग तो जो इंसान का रेजिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्स 600 ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, है ना। और 50 वोल्ट से अधिक अगर, जैसे आपके घरों में सप्लाई कितनी आती है, 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट, 210 वोल्ट इतनी सप्लाई आती है, और 50 वोल्ट से अधिक अगर करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, तो आपको खतरा हो सकता है। या 0.01 एम्पियर से अधिक अगर करंट हो गया और वोल्टेज 50 वोल्ट से अधिक हो गया, तो आपके लिए वो खतरा बन सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इस डाटा को आपको याद रखना है। फ्लैश ऑफ आर्क क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है कि आपके आंखों में क्या हो जाना, आर्क आई हो जाना, यानी कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं और आपकी आंखों में चमक लग जाना। और ऐसी कंडीशन में आपकी आंख बहुत तेज़ी से जलने लगती है और लगता है कि आपकी आंखों में बालू यानी रेत चला गया है ना। अब इससे बचने के लिए ये पूछा गया है बोरिक एसिड और जिंक सल्फेट और पानी, इसका आपको पेस्ट बनाना है, या उबली हुई चाय की पत्ती से आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों का इलाज कर सकते हैं, थोड़ा उसको आराम दे सकते हैं, है ना। फ्यूम्स ऑफ वेल्डिंग, यानी जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग करते समय कुछ धुएं निकलते हैं, आपने देखा होगा, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, इन सब की जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस कंडीशन में जो उसका धुआं निकलता है, जो वेल्डिंग का धुआं निकलता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। और उस धुएं से आपको क्या हो सकता है, मेटालिक फीवर हो सकता है, यानी धातुओं से निकला हुआ जो धुआं होता है उससे एक बुखार होता है जिसको हम लोग मेटालिक फीवर कहते हैं, मेटालिक फीवर कहते हैं, जो कि बुखार होता है एक प्रकार का, जो कि आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है ना। फ्यूम ऑफ वेल्डिंग, धुएं से ये नुकसान होता है। इसके अलावा फायर एंड एक्सप्लोजन, कहीं पर वेल्डिंग संबंधित दुर्घटनाएं हैं तो आग से भी खतरा बन सकता है और जो है वो दुर्घटना हो सकता है। नॉइज ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग की कई बार बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आपके लिए खतरा बन सकती है। प्रेशर ऑफ वेल्डिंग गैस, जैसे गैस वेल्डिंग में आप जो है एसिटिलीन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, 150 बार प्रेशर तक सिलेंडर में जो है गैस भरी हुई है, तो उससे भी कई बार आपका खतरा बन सकता है। तो ये सब वेल्डिंग से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, तो देखिए कुछ वेल्डिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास कुछ शेड नंबर हैं। जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कुछ शेड लगाते हैं आँखों को बचाने के लिए, तो शेड का नंबर होता है, इसको याद रखना है आपको। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए 10 से 14 नंबर शेड नंबर। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी GMAW के लिए आप 11 से 12 नंबर शेड नंबर। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी GTAW के लिए 12 नंबर। कार्बन आर्क वेल्डिंग के लिए 10 से 14 नंबर। गैस वेल्डिंग अगर हैवी कर रहे हैं तो 6 से 8, और गैस वेल्डिंग लाइट कर रहे हैं तो 4 से 5, और टॉर्च सोल्डरिंग कर रहे हैं तो शेड नंबर 2 का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने सेफ्टी पढ़ ली, आपने सुरक्षा नियमों का पालन किया, कुछ मिस्टेक हुआ उसमें तो हो गई आपके साथ दुर्घटना। अब ऐसी कंडीशन में अगर दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहला प्रोसेस होता है प्राथमिक उपचार। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई है तो पहला प्रोसेस क्या है कि आप उसका प्राथमिक उपचार करें, फर्स्ट एड करें। तो फर्स्ट एड क्या होता है, दुर्घटना या चोट के तुरंत बाद दिए जाने वाला प्रारंभिक उपचार को हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि दुर्घटना होने के बाद डॉक्टर के आने से पहले किया गया संभव इलाज क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है, ठीक है। इसी में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कई बार पूछा गया है कि गोल्डन आवर यानी स्वर्णिम घंटा किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्णिम घंटा। स्वर्णिम घंटा क्या होता है, स्वर्णिम घंटा होता है अगर दुर्घटना हो गया किसी के साथ और दुर्घटना के बाद का जो स्टार्टिंग का 30 मिनट या 40 मिनट या 45 मिनट का जो समय होता है उसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि वही ये टाइम होता है जो डिसाइड करता है कि इंसान जीवित रहेगा या नहीं, है ना। क्योंकि अगर खून निकलना स्टार्ट हो गया, सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो आधे घंटे में उसकी मौत हो जाएगी डॉक्टर के पहुंचते पहुंचते। इसलिए इस समय को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं और इस गोल्डन आवर में प्राथमिक उपचार देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ें तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले आपको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं जिसको हम लोग ABC कहते हैं। ABC का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप उसको हवादार स्थान पर ले जाएं, इसका फुल फॉर्म होता है एयर। और B का मतलब होता है ब्रीथ, और C का मतलब होता है सर्कुलेशन।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के साथ दुर्घटना हो, सबसे पहले उसको हवादार, आपने कई बार देखो एक्सीडेंट होता है तो लोग भीड़ भाड़ हटाने लगते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर मेंटेन रहे, तो हवादार स्थान पर ले जाएंगे। दूसरे नंबर पर उसको आप देखेंगे कि वो सांस ले पा रहा है नहीं, ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं। फिर तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि उसकी नाड़ी चल रही है, यानी सर्कुलेशन, उसके ब्लड का हृदय जो है उसका ब्लड पंप कर पा रहा है या नहीं। अब हवादार स्थान पर तो आप ले जाएंगे, आपने चेक किया दूसरा स्टेप की सांस ले रहा है या नहीं। मान लीजिए सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए हमारी एक प्रोसेस होती है कृत्रिम श्वसन विधि, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये 4 विधियां होती हैं इसकी। पहला होता है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा होता है सैफर विधि, तीसरा होता है लाबोर्ड विधि, या इसी को हम लोग बोलते हैं मुंह से मुंह द्वारा श्वसन, मुंह से मुंह द्वारा श्वसन, और चौथी होती है मशीन के द्वारा। सिल्वेस्टर विधि में एक ही चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि सिल्वेस्टर विधि में पेशेंट किस अवस्था में होता है, या रोगी या घायल व्यक्ति किस अवस्था में होता है। तो सिल्वेस्टर का मतलब होता है, यहाँ पर सिल्वेस्टर है ना, इसका मतलब अगर पेशेंट आपका सीधा लेटा हुआ है, यानी पीठ के बल लेटा है, इसका मतलब ये है पीठ के बल लेटा होना। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि अगर किसी पेशेंट के सीने पर छाला है या सीने पर चोट लग गई है, आगे की साइड चोट लग गई है, तो उसको आप पीठ के बल लेटा देंगे और उसके बाद उसकी हथेलियों को उसके चेस्ट के पास ले आएंगे और 1 मिनट में 10 से 12 बार कंप्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, कंप्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, जिससे उसकी सांस जो है पुनः स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा विधि क्या है भाई, आपका सैफर विधि है। सैफर विधि में किसी भी रोगी को हम लोग क्या करते हैं, पेट के बल लेटाते हैं और यही प्रोसेस फिर से हम लोग अपनाते हैं, है ना। इसका मतलब इस बार पीठ पर किसी प्रकार की चोट है या पीठ की तरफ पलटने में रोगी असमर्थ है, तो ऐसी कंडीशन में सैफर विधि का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी विधि होती है लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि का कई बार अलग नाम पूछा गया है, जिसको हम लोग मुंह से मुंह द्वारा श्वसन, जैसे पुरानी फिल्मों में आप देखते थे, है ना, नायक और नायिका अगर कोई जो है पानी में चला गया तो वहाँ पर इस विधि का उपयोग करके, लाबोर्ड विधि का उपयोग करके, यानी मुंह से मुंह द्वारा श्वसन करके उसकी सांस को फिर से चलाया जाता था। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोसेस आपकी काम आती है जब सिल्वेस्टर और सैफर की दोनों विधि काम ना आए तो। और जो मशीन की विधि है ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही संभव है, क्योंकि मशीन आप हर जगह लेकर के तो नहीं घूमोगे। आप सड़क पर भी जा रहे हो, किसी के साथ दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इन्हीं 3 विधियों के द्वारा आप उसके सांस को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी श्वसन क्रिया को पुनः सुचारू रूप से चला सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब अगला टॉपिक है हमारा आग, है ना, आग के प्रकार एवं अग्निशामक यंत्र, ठीक है, जो कि हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है तो आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, पहला चैप्टर भी है ना। तो मिलते हैं आपसे आगे के लेक्चर में, ठीक है। आप लोग नए हैं भाई तो जुड़िए सब लोग चैनल से। बाकी ये एप्लीकेशन आप हमारा फिट ITI इंस्टॉल कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्स के साथ में, है ना, कंप्लीट कोर्स के साथ में, जिसमें आपको वीडियो क्लास की नोट्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मॉक टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। तो फिटर और वेल्डर राजस्थान में विद्युत विभाग में जाने का सपना है तो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट रणनीति के साथ आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, है ना, या तो, है ना, जोर लगा दीजिए या तो जाने दीजिए, कहा जाता है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फिट ITI एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी जो ट्रेड है, ट्रेड सेलेक्ट करके पेड क्लासेस में जाकर, टेस्ट सीरीज़ लेना है तो टेस्ट सीरीज़ में जा करके, ई बुक ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ई बुक जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।